वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th एनसीईआरटी। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे? हाउ माइट डिफाइन देम? देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास टोटल 5 टर्म्स दिए गए ना, उनको डिफाइन करो, मतलब उनकी डेफिनेशन बताओ। और उससे पहले ये बताओ उनके बीच में जो भी कोई टर्म्स या फिर वर्ड आ रहे हैं जिनका डेफिनेशन से पहले समझना जरूरी है, तो उनको पहले समझ लो, है ना, समझा दो, ये कह रहा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। तो जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? देखो दो लाइन। सबसे पहले पैरेलल लाइन से समझने से पहले हम लोग एक टर्म समझ लेते हैं, लाइन क्या होती है। तो लाइन को समझने बैठे हैं तो लाइन को कैसे समझोगे, यही बोल सकते हैं ना हम लोग लाइन की। लाइन क्या होती है? लाइन इट इज अ ब्रीथलेस लेंथ, मतलब कि इसमें ब्रीथ होती नहीं। हम लोग इसे मेजर कैसे करते हैं? सिर्फ उसकी लेंथ से, है ना, तो वही लाइन होती है। अब ये पैरेलल क्या होते हैं? ये पैरेलल लाइन क्या होती है? देखो दो लाइन जो आपस में, पैरेलल का मतलब ये हुआ आपस में शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसे डिस्टेंस पे हो। जैसे एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये शुरू में भी देखो एक ही डिस्टेंस पे है, बीच में भी और यहाँ पर भी, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक एक डिस्टेंस मेंटेन करती हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इस पर देख लो, ये जो लाइन है ना वो पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ की कम है, तो ये पैरेलल नहीं होगी। तो पैरेलल लाइन वही होंगी जिनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा है टू लाइन ए एंड बी इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट एंड वी हैव राइट देम एज ए पैरेलल बी। समझ गए? तो ये हुआ पैरेलल लाइन। और इसके बीच में जो टर्म्स इंपॉर्टेंस आ रहा था वो क्या था? एक लाइन, जो हमने अभी आपको बता दिया लाइन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट टर्म्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइन। अब ये भाई साहब परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? देखो लाइन के बारे में तो हमने बताया, जिसकी हम लोग ब्रीथ नहीं होती है, ब्रीथ नहीं मेजर करते, सिर्फ डिस्टेंस से मेजर करते, उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। मगर ये परपेंडिकुलर क्या होता है भाई साहब? परपेंडिकुलर तो सिंपल से इसको बोल सकते हो, ये एक लाइन जो दूसरी लाइन के ऊपर सीधे खड़ी आ रही है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। मगर ऐसा कैसे? देखो एक लाइन जो दूसरी लाइन को डाइवर्ट करके उसमें कोई एंगल बना देती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। मगर आप कहते हो क्या एक ऐसे हो गई लाइन, ठीक है, और एक ऐसे आ गई, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगी क्या? है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि ये ना 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। परपेंडिकुलर लाइन वही होंगी हमारी जो एक लाइन दूसरी लाइन को डाइवर्ट करके 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, उसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। जैसे कि ये फिगर देखो, ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या हो रहा है? एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों मिल रही है, फिर यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। या फिर एक ये देख लो, एक ऐसे, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो ये क्या हो गई? ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई जो हमारी 90 डिग्री का एंगल बना देती है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन होगी टू लाइन ए एंड बी लाइंग इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल एंड वी राइट देम एज ए परपेंडिकुलर बी। ठीक है, ये होता है ए, इसे बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ये हो गया बी। सो ये जो लाइन सेगमेंट होती है ना, ये बहुत इजी समझना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि किसी भी लाइन के अगर दो एंड पॉइंट है ना तो इसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोल देंगे। जैसे कि ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर दो एंड पॉइंट दिख रहा है, तो ये ए एंड पॉइंट, ये हो गया बी एंड पॉइंट, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ की अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग अ डिफाइंड लेंथ, इट हैज 2 पॉइंट इन द फिगर, अ लाइन सेगमेंट इज सो हैविंग एंड पॉइंट ए एंड बी। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म आया वो हमारे पास पॉइंट आया। तो यार हम लोग पॉइंट के बारे में तो जानते ही हैं, कब से हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमेशा पॉइंट पढ़ा ही है, तो ये ज़्यादा हमें नहीं लगता समझाने की जरूरत है, क्योंकि आपको खुद पता है। अगर नहीं पता तो आप हमें कमेंट करो, अगर पता है तो भी हमें कमेंट करके बताओ ये पॉइंट क्या है। ठीक है, तो पॉइंट के बारे में आपको हमें बताना है। अब इसी का फोर्थ पॉइंट आ जाओ, ये है रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्किल। अब ये रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या है ये बताओ। यहाँ पर लिखा हुआ है जो एक सर्कल है, समझो पहले से रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो पूरी लाइन जाती है ना, इसको कह देते हैं हम लोग डायमीटर। अब रेडियस क्या कहते हैं? फिर जो सर्कल के पॉइंट से, मतलब सर्कल के सेंटर से जो एक पॉइंट बनता है वहां से लेकर सर्कल तक जो लाइन छूती है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं रेडियस। और ये जो इन टू इन तक पॉइंट छूती है, मतलब लाइन छूती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे को बोल देते हैं हम लोग डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस तो ये हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो इसकी डिफिनेशन समझ लो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिंपल है यार, कि जो सर्कल है हमारा और उसके बीच में जो पॉइंट है वहां से लेकर सर्कल तक की जो डिस्टेंस है ना, उसको ही हम लोग रेडियस कहते हैं।
मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है ना उसको हम लोग रेडियस ही कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब इसी के लास्ट वाले में आ जाओ, फिफ्थ में। अब ये स्क्वायर क्या होता है? देखो स्क्वायर से समझने से पहले क्वाड्रिलेटरल को समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पास आएगा ही। और क्वाड्रिलेटरल ना तुमने पढ़ा है क्लास 8 में क्या होता है। देखो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें ना 4 साइड होती हैं, 4 साइड होंगी, वो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो भैया स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर वो हो गया हमारा जिसमें 4 साइड हो, साथ में उनकी साइड सेम हो और साथ में 90 डिग्री वो बना रही है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर। देखो डिफिनीशन पढ़ोगे तो ये फिगर समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होनी चाहिए इन विच ऑल द 4 एंगल आर राइट एंगल। देखो 4 हमारे पास एंगल कितने? राइट एंगल के ना ये सारे, समझ गए। एंड ऑल द साइड आर इक्वल, जो साइड है ना ये सारी साइडें वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। इज कॉल्ड अ स्क्वायर, समझ गए। मतलब क्या होगा? साइड भी इक्वल होनी चाहिए और जो भी एंगल जितने बनने ना वो सारे 90 के बनने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। तो समझ गए ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Question 3. Consider the two postulates given below. First, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is between A and B. अब यहाँ पर कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन में हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। कैसे? तो ये लाइन है, यहाँ पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट और यहाँ पर C पॉइंट है, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों हमारे एक ही लाइन पे, ठीक है। अब इसी के दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देखो यहाँ पर अभी 3 पॉइंट है, मगर जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है ना, मतलब इनमें से कोई एक पॉइंट जो है ना एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, वो तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ कर दिया हमने बी, और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है ना हमने कहीं और बना दिया, तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके आगे क्या कह रहा है? इसके आगे कह रहा है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। हाँ भाई, इसमें ये बोल रहा है क्या इनमें से कोई ऐसा पोस्टुलेट है जिसमें कोई ऐसा टर्म्स समझाया नहीं गया है? तो नहीं समझाया गया। एक तो हो गया हमारा लाइन, दूसरा क्या होगा? वो पॉइंट जो हम लोगों को डिफाइन नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यस दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स आर पॉइंट और लाइन। देखो ये दो है ना जो हम लोग को डिफाइन नहीं किए गए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है आर दीज पोस्टुलेट कांस्टेंट। ये पोस्टुलेट हमारे कांस्टेंट है। हाँ भाई कांस्टेंट है, तभी तो हम लोग ये इसका फिगर बना पाए। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? दीज पोस्टुलेट आर कांस्टेंट बिकॉज दे डील विद आर 2 डिफरेंट सिचुएशन। ये दोनों है ना अलग अलग सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, तो ये भाई कांस्टेंट है। अब इसमें लास्ट में आ जाओ, यहाँ कह रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। देखो भाई ये जो कह रहा है कि क्या ये फॉलो कर रहा है यूक्लिड पोस्टुलेट को? नहीं भाई, ये नहीं फॉलो कर रहा है। क्यों? नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियोम्स। ये किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है एक्सियोम्स को, पोस्टुलेट को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. If a point C lie between 2 point A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to 1/2 AB explained by drawing the figure. देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, वो AB नाम है और उसके बीच में एक पॉइंट और आ रहा है जिसका नाम है C, ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है जो AC बराबर है किसके? BC के, ठीक है। देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू 1/2। हमको क्या प्रूव करना है? ये हमको प्रूव करना है। चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया? जो AB है ना, ये AB हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, प्लस CB, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी इससे? देखो सोचो जरा, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में बराबर। देखो AB ये पूरी लाइन हो गई, AC और प्लस CB इन दोनों को भी अगर हम जोड़ देंगे ये पूरी लाइन हो जाएगी। मतलब AB बराबर कितना है इन दोनों के, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर से देखो अच्छे समझाते हैं। यहाँ पर जो एक फिगर है, ठीक है, अगर इस पूरे फिगर को देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, तो ये AB हो गया हमारा, लिख दिया। इक्वल्स टू किसके बराबर है? AC जो आधी है और ये आधी है, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे फिर से ये एक लाइन बन जाएगी, यही वाली, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ना क्या कह रहा है? यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या गिवन है? देखो यहाँ पर गिवन है AC इक्वल्स टू BC। ये क्या है? ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो गिवन का मतलब ये हुआ कि जहां पर हमारे पास AC है वो बराबर है BC के, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर क्या है? BC या फिर बोलो CB, बात एक की, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख दे AB इक्वल्स टू AC और BC हमारा किसके बराबर है? AC के, तो AC प्लस AC,
कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर? नहीं। देखो क्वेश्चन ने ही कह रखा है कि AC बराबर है BC के, मतलब AC जो है ये किसके बराबर? BC के। तो हम लोग यहाँ पर BC दिया हुआ है ना, मतलब हमने ये देखो C पीछे लिख दिया, यहाँ पर आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जो ये इसके बराबर दिया हुआ है तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ गया AB इक्वल्स टू 2AC, यहाँ पर 2AC है ना तो हमने 2AC कर दिया। अब 2 देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो AB इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो यही आ गया हमारा आंसर, यही तो प्रूव करना था। या फिर तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख लो 1/2 AB इक्वल्स टू AC। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कितना सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखो इसी से ना रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल समझ लो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का ना इसका अगला पार्ट है, समझ रहे हो? देखते हैं ये कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले अच्छे से समझो। यहाँ पर क्या कह रहा है? इन द अबव क्वेश्चन, रुको एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहा है? इन द अबव क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। जो हमने ऊपर वाले में क्या देखा था कि जो C है ना वो हमारा क्या है? मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन के बीच का, ठीक है, समझ रहे हो? मिड पॉइंट। अब देखो आगे से क्या कह रहा है? कह रहा है ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ऑफ लाइन सेगमेंट AB प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली, यहाँ पर देखो एक लाइन सेगमेंट है हमारा जिसका नाम दे दिया गया है AB, ठीक है। अब इसके बीच में जो हमने पहले बनाया था वो जो C था, ये जो मिड पॉइंट जो था वो C था। अब इसमें कह रहा प्रूफ करो कि हर एक लाइन में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो चलो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसी बगल में एक मान लेते हैं, एक और मिड पॉइंट, वो हो गया D, ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2 AB इक्वल्स टू हो जाएगा AC, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन या फिर बोल दो। अब देखो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो ये हमने अभी लेट किया हुआ है जो D है ना, D हमने लेट किया हुआ है मिड पॉइंट AB के बीच का, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि AD जो हमारा है, देखो यहाँ पे लिख दिया हमने AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसका? AB का हाफ। अब देखो कैसे, देखो अभी तक तो हमने पिछले वाले में, इसमें ये C है, पिछले वाले में हमने क्या किया था? प्रूफ कर लिया था ना कि जो AC है वो हाफ है AB का, है ना, यही प्रूफ किया। अब हमने जब इसको मान लिया है, इसको D को मिड पॉइंट, तो क्या होगा? तो जो AD होगा वो भी तो हाफ होगा AB का, है ना, AB का हाफ होगा, वही चीज हमने लिख दिया। यहाँ पे हो गई ये हमारी दूसरी इक्वेशन, इतना समझ। अब इसको जरा ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को, तो तुम्हें क्या दिखेगा? यहाँ पर दिख रहा है कि जो AD है और जो AC है वो बराबर है इन दोनों के। तो हमने एक एग्जाम्स में बताया था आपको, है ना, कि कोई चीज अगर किसी के बराबर होती है, कोई चीज अगर किसी के बराबर होती है तो वो आपस में भी एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। समझ रहे हो इतनी बात? हमने बताया था ना एग्जाम्स में कि कोई चीज अगर किसी के, अगर ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों के बराबर हैं, सेम चीज है, तो ये आपस में दोनों के बराबर होंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम A एंड B, ठीक है, फ्रॉम 1 है एंड 2, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू AD। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो D पॉइंट लिया है ना वो ना इसी के ऊपर बना हुआ है, इसी पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन में सिर्फ हम लोग एक ही मिड पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो ये दोनों पॉइंट है ये एक ही पास है, बिल्कुल एक ही ऊपर है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें इतना ही लिख दो बस, इट मीन्स A एंड B आर कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है इसी के ऊपर दूसरा पॉइंट हो गया, बस ये लिख सकते हैं। इट इज क्या होगा? इट मीन्स लिख देते हैं, इट मीन्स C, या फिर लिखो C और D, हाँ, C एंड D कोइंसाइड। समझ गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है, अच्छे से बस समझ लेना एक बार। अब चलो हम लोग इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है ढूंढते हैं पहले। तो ये रहा क्वेश्चन 6, मिल गया। देखो क्वेश्चन 6 कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर इफ AC इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। तो यार जो हमारे पास फिगर दिया गया ना वो कुछ फिगर ऐसा है, यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, तो इसका नाम है हमारे पास A, ठीक है, सॉरी ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B, और ये पॉइंट हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ क्या करना है? AB जो ये है AB इक्वल्स टू CD, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो कैसे
कैसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है कि AC जो है ना, AC इक्वल टू किसके है? BD के, BD के। ये देखो, ये AC हमारा यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर है? B और D के बराबर है। इतना समझ गए? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो AC है, AC मतलब ये और ये, यहां से लेकर यहां तक AC, ठीक है, AC इक्वल्स टू क्या? AB प्लस BC, मतलब जब AB और BC को जोड़ दिया गया है तभी तो AC बना है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB और यहाँ कर दिया प्लस BC कर दिया, मतलब AB और BC मिलकर ही बन रहा है AC पूरा लाइन, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसमें भी बोल सकते हैं B और D में, BD इक्वल्स टू हो जाएगा BC, ये दो मिले हैं तभी जाके तो BD पूरा एक लाइन बन पाया है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं BC प्लस CD, ये कर दिया, ठीक है। अब 2 पॉइंट हमें मिल गए, बस अब तुम समझ लो यही तुम्हारा सॉल्व हो गया, बस इतना ही था। अब बस 2 स्टेप बचे हैं, तो ये हम लोग इसको फर्स्ट पॉइंट बोल देते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, बस सिंपल से क्या करो, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो और हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो सिंपल से यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम AC, ठीक है, AC एंड BD, ठीक, सब्स्टिट्यूटिंग किसका करना है? AC और BD का। फ्रॉम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड, ठीक है, या फिर लिख दो क्या, सेकंड इन फर्स्ट, बस ये करना है। अब चलो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास AB, ये वाला है ना, यहाँ लिखा हमने AB प्लस BC इक्वल्स टू हमने कर दिया क्या, ये BC प्लस CD। अब देखो ये जो BC है ना, ये हमारा क्या है? प्लस का, यहाँ पर उठा के ले आएंगे तो BC हमारा माइनस का हो जाएगा, तो AB प्लस BC और ये हो जाएगा माइनस BC, और यहाँ वो इक्वल्स टू CD बच जाएगा। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा AB इक्वल्स टू CD। तो ये हैंस प्रूफ हो गया। तो समझ गए इतनी बात?